Good morning students. Today we are going to start sixth and the last chapter of this book, that is recent development in Indian politics. Students, in this chapter we will discuss about the politics of coalition or the coalition government, the recent developments just like the Mandal Commission, reservation and Babri dispute. We will discuss about briefly about Modi government and the UPA government in the prime ministership of Manmohan Singh. So students, without wasting our time, we are going to start from the recent development. Actually ये बहुत ही आरानी देखने को मिलती हैं कि 1990s की जो बातें रही हैं उसको भी आज की डेट में हम लोग रीसेंट डेवलपमेंट मानते हैं. खैर CBSE हैं, NCERT हैं, उन्होंने अपना डिज़ाइन किया है सिलेबस. कुछ कह तो हम सकते हैं नहीं, लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग जो रीसेंट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, आप मान के चलो कि ये रीसेंट डेवलपमेंट जो है 30 years अगो के हैं. मीन्स 30 साल पहले जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसको हम रीसेंट डेवलपमेंट मानते हैं. स्टार्ट करते हैं कि 30 साल पहले ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर CBSE बड़ा फोकस करता रहता है कि बच्चों को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए और उसको भी आज तक रीसेंट मान रहा है. स्टूडेंट्स, 1989 के बाद से कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए, कुछ ऐसे चेंजेस आए इंडिया में जिसने कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की है और चेंज किया भी है. अब ऐसे क्या इंसिडेंट्स हुए थे जिन्होंने कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करने में कंट्रीब्यूट किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें पढ़ेंगे द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम. कांग्रेस सिस्टम स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 4 भी रहा हुआ है. चैप्टर मर्ज हो गया था जिसमें हम लोगों ने अदर पार्टीज़ के बारे में भी पढ़ा था. अब कांग्रेस सिस्टम क्या था? कांग्रेस सिस्टम जो था उसमें कांग्रेस की मोनोपोली थी ऑलमोस्ट. मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी कि कांग्रेस हर स्टेट में रूलिंग पार्टी थी, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, कांग्रेस की जो मोनोपोली थी इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और इन गवर्नमेंट, वो मोनोपोली ख़त्म हो गई. 1989 के बाद से आप देखेंगे क्या हुआ. मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ स्टूडेंट्स आपको एक इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन पॉलिटिक्स का और वेरी स्पेसिफिकली इंडिया के इलेक्शंस का. ब्रीफली आप सुने और समझें कि मैं क्यों कह रही हूँ कि कांग्रेस की डोमिनेंस, कांग्रेस सिस्टम मीन्स डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस इन इलेक्शंस और इन आर पॉलिटिकल सिस्टम एंड आर अदर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस. यहाँ पे कांग्रेस की डोमिनेंस रहा करती थी. और कांग्रेस की कैसी डोमिनेंस? आज आप मोदी जी को, जितना मैं बहुत बार कह चुकी हूँ उस चीज़ को, कि मोदी गवर्नमेंट को कितनी सीट्स मिली हैं. अभी की बात कर रही हूँ 2019 की. 2014 में बीजेपी को सीट्स मिली थी. बहुत अच्छे से सुनना, अब तब आपको मालूम पड़ेगा कि कांग्रेस क्या थी और कहाँ आ गई. डिफरेंस मालूम पड़ेगा आपको. बीजेपी को 2014 में कितनी सीट्स मिली थी? अराउंड 282 और 284. ठीक है, इतनी सीट्स मिली थी बीजेपी को 2014 में. आगे बढ़ते हैं. 2019 के जो इलेक्शन हुए तब बीजेपी को कितनी सीट्स मिली? 303 सीट्स. ठीक है, तो बीजेपी जो हमारा यूथ आज मोदी का इतना फैन हो रहा है और सब लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाते हैं आज की डेट में, तब भी इतनी पॉपुलैरिटी पीक पर होने के बावजूद बीजेपी को टोटल कितनी सीट्स मिली? बीजेपी को सीट्स मिली 303 सीट्स ओनली. इतनी सीट्स मिली बीजेपी को. अब आते हैं कांग्रेस सिस्टम पर और कांग्रेस की डोमिनेंस पर कि कांग्रेस क्या अचीव कर पाई. स्टूडेंट्स, इंदिरा गांधी का असासिनेशन हुआ इन 1984. 1984 में इंदिरा गांधी का असासिनेशन हुआ. कब हुआ? डेट आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, क्योंकि एक बार क्लासरूम स्टडी में मैं आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार, असासिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी इन डिटेल स्टोरी के फॉर्म में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दीज थिंग्स अगेन. तो स्टूडेंट्स, हाँ, अब
अब आते हैं इंदिरा गांधी का असैसिनेशन जब हुआ 1984 में, तो उसके जस्ट बाद होने थे इलेक्शन। तो इलेक्शन हुए, राजीव गांधी को कितनी सीट्स मिली? इन द लीडरशिप ऑफ राजीव गांधी, कांग्रेस को, जिसका फुल नेम है INC, कांग्रेस को मिली 415 सीट्स। आप कंपैरिजन देखो, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाने वाले एरा में, जहां यूथ जो है वो मोदी का इतना फैन हो रहा है, तब जाके भी बीजेपी को 303 सीट्स ओनली मिली हैं। जबकि यहाँ आप देखेंगे कांग्रेस के पास 415 सीट्स थी एक टाइम पर। इतनी सीट्स तो नेहरू जी नहीं ला पाए, राजीव गांधी की मदर इंदिरा गांधी नहीं ला पाई, और ये सीट्स गेन की थी कांग्रेस ने। ग्रेट विक्ट्री फॉर कांग्रेस। ऐसी कांग्रेस जिसको 85 में इतनी सीट्स मिली, 1989 के बाद इस कांग्रेस की डोमिनेंस धीरे धीरे करके ख़त्म होती गई। लेकिन स्टूडेंट्स, द एंड ऑफ डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस और द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कांग्रेस को दूसरी पार्टीज ने रिप्लेस कर दिया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है, मैं आपको इस टेबल के थ्रू सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आप इतना समझें कि अब वो कांग्रेस जिसको रूल करने की आदत हो चुकी थी, अब वो कांग्रेस जो है वो अब अपोजिशन में भी रहने लगी, और उसकी वो स्टेटस नहीं रही जो इस टाइम पर थी और कांग्रेस सिस्टम के टाइम पर जो थी। तो इस एक रीसेंट डेवलपमेंट जिसको हम लोग अभी मानते हैं, दैट इज द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर सम रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, तो आपका पॉइंट्स मेंशन करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट विल बी एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। और एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम में आप क्या लिखोगे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप पहले तो इसका बैकग्राउंड लिखोगे, कांग्रेस सिस्टम क्या था और कांग्रेस को 1985 में कितनी सीट्स मिली थी, फिर 1989 के बाद क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाज स्टूडेंट्स मंडल कमीशन। एज आई एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस वीडियो कि फर्स्ट ओबीसी कमीशन बना था, दैट वाज इन द चेयरमैनशिप ऑफ काका कालेलकर। रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं हुई। फिर 1980 में एक कमीशन बना, 79-80 में एक कमीशन बना। चौधरी चरण सिंह वाज प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम। क्योंकि वो खुद फार्मर थे तो उन्होंने उस फार्मर क्लास और जो एक सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उसकी कंसर्न्स को कंसीडर करते हुए उन्होंने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की चेयरमैनशिप में एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया, दैट वाज मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ने 1980 में अपनी रिकमेंडेशंस जो थी वो हैंड ओवर की टू द गवर्नमेंट कि 27% रिजर्वेशन होना चाहिए फॉर द ओबीसी और सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन 1980 में दैट टाइम वो रिकमेंडेशंस जो थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। जस्ट आफ्टर 9 ईयर्स, आफ्टर 9 ईयर्स क्या हुआ, 1989 में देखो कांग्रेस अगर अब भी होती गवर्नमेंट में तो कांग्रेस ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देती। क्यों नहीं देती? आपको लग रहा होगा कांग्रेस की क्या ओबीसी से दुश्मनी है? स्टूडेंट्स, दुश्मनी के बारे में तो मैं नहीं जान सकती हूँ, लेकिन हाँ कांग्रेस ने जो स्टेप्स लिए हैं उसको लेकर हम एनालाइज ज़रूर कर सकते हैं कि कांग्रेस आज भी होती तो कांग्रेस ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि 53 में भी तो फर्स्ट ओबीसी कमीशन बना था। क्या हुआ उसका? दैट टाइम तो कांग्रेस पार्टी थी। 53 से लेके 1977 तक, फ्रॉम फर्स्ट इलेक्शन टू 1977 कांग्रेस ही तो थी इलेक्शन में। तो कांग्रेस जब चाहती उस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा किया नहीं। आगे बात करके देखिए, 1980 में जब वो रिकमेंडेशंस आई, वो रिकमेंडेशन क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई? वो रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं होने के पीछे एक रीज़न था कि 1980 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट गई।
for 3 years for short period of time 1977 to 1980 एक गवर्नमेंट बनी थी, दैट वाज ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट। जनता पार्टी गवर्नमेंट में ही ओबीसी के लिए कमीशन बना, रिकमेंडेशन हैंड ओवर हुई, लेकिन जब तक कि जनता पार्टी उस रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट कर पाती, ठीक है, तब तक जनता पार्टी की गवर्नमेंट क्रम्बल कर गई। अब वापस रूल में आ गई कौन? कांग्रेस। और कांग्रेस 1981 टू 1989 अराउंड अ डेकेड कांग्रेस ने रूल किया, लेकिन कांग्रेस ने एक डेकेड होने के बाद भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। फिर 1989 में 1981 टू 1989 कौन रहा? कांग्रेस। कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। 1989 में कांग्रेस के ही एक रेबेलियन पॉलिटिशियन जो थे, उन्होंने राजीव गांधी को रिप्लेस कर दिया। कांग्रेस के रेबेलियन जो वीपी सिंह थे, उन्होंने राजीव गांधी को रिप्लेस कर लिया और बनाई अपनी गवर्नमेंट। और अपनी गवर्नमेंट में आते ही अब यहाँ से होती है हमारी कहानी स्टार्ट। मीनवाइल में जो जो इश्यूज आते जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम पढ़ा था, सेकेंड हम लोग मंडल कमीशन पढ़ रहे हैं, रिकमेंडेशन फॉर रिजर्वेशन, ठीक है, फॉर सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस। थर्ड इसमें आप देखेंगे, आगे आगे बढ़ते हैं मैं आपको बताती जाऊंगी। थर्ड आपका एक रिसेंट डेवलपमेंट था, द डिस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मॉस्क, और जिसको हम लोग इन ब्रीफ कहते हैं डिस्प्यूटेड लैंड, ठीक है, उसका डिस्ट्रक्शन था। नेक्स्ट एंड फाइनल वाज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 1991। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कि राजीव गांधी की गवर्नमेंट में ही एक रेबेलियन कांग्रेसी थे वीपी सिंह। अब वीपी सिंह के बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर क्यों बने। एक बड़ा रीज़न है कि राजीव गांधी के रिजीम में, राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टरशिप में राजीव गांधी से ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे वीपी सिंह। राजीव गांधी जेलस फील करने लगे, ठीक है। राजीव गांधी ने एक बार इनकी मिनिस्ट्री चेंज कर ली, जिसको कहते हैं पोर्टफोलियो चेंज करना। राजीव गांधी ने इनकी मिनिस्ट्री चेंज कर दी, इनका पोर्टफोलियो चेंज किया। तो इनको फाइनेंस मिनिस्टर से पहले फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। तो राजीव गांधी धीरे धीरे करके इनसे इनका पोर्टफोलियो चेंज करते गए। बंदा कब तक बर्दाश्त करता, ये रेबेलियन बन गए। रेबेलियन बन के कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने नेशनल फ्रंट बनाया। नेशनल फ्रंट वाज अ कोलिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कुछ पार्टीज जो थी वो मिली और उन्होंने, उनका ग्रुप जो था वो कहलाया नेशनल फ्रंट। तो नेशनल फ्रंट अपने आप में कोई पार्टी नहीं है, नेशनल फ्रंट वाज अ ग्रुप ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो कौन कौन सी पार्टी थी? अब सेकंड क्वेश्चन आपका ये आता है। तो स्टूडेंट्स, नेशनल फ्रंट में एक तो लेफ्ट का मतलब कम्युनिस्ट पार्टीज प्लस योर बीजेपी, एक तो आपकी आ गई इसमें नेशनल फ्रंट में आपकी कम्युनिस्ट पार्टी, अनदर वाज बीजेपी। पॉलिटिक्स स्टूडेंट्स जो है उसमें कई बार हम लोग मानते हैं आइडियोलॉजी हमारी मैच नहीं करती हैं, आप कुछ और सोचते हैं, हम कुछ और सोचते हैं, आप कंट्री को क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं। दीज थिंग्स डजंट मैटर इन पॉलिटिक्स। लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी कंप्लीटली बीजेपी की आइडियोलॉजी से कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। दोनों के बीच में ह्यूज आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, ह्यूज मीन्स ह्यूज। लेकिन कांग्रेस को गवर्नमेंट से बाहर रखने के लिए दोनों, जिनमें आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत पीक पर मिलते हैं। कभी आइडियोलॉजी पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स कि कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी क्या रहती है, बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या रहती है। इन ब्रीफ तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इन डिटेल भी कभी पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। लेकिन कांग्रेस को बाहर रखना था, राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना है, ठीक है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो इन दोनों ने कर ली दोस्ती विदाउट कंसिडरिंग देयर आइडियोलॉजीज।
दोनों के दोनों, जो कि अर्लियर दोनों दुश्मन थे, लेकिन दोनों का एक कॉमन दुश्मन भी था, दैट वाज कांग्रेस। अब कांग्रेस को बाहर रखना है तो चलो दोस्ती कर लेते हैं, और ये पार्टीज जब मिली तो ये कहलाई फिर नेशनल फ्रंट। और नेशनल फ्रंट ने अपना कैंडिडेट बनाया किसको? वीपी सिंह को। एक्चुअली वीपी सिंह को राजीव गांधी के अगेंस्ट प्रोवोक करने में बहुत ज़्यादा बड़ा की रोल जो है वो बीजेपी के लीडर्स ने और लेफ्ट के लीडर्स ने रोल प्ले किया, कि भड़काया उसको, प्रोवोक किया, और प्रोवोक जब बहुत ज़्यादा हो गए तो वो सेपरेट हो गए कांग्रेस से, एक रेबेलियन बन गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नवंबर 90 तक वीपी सिंह रहे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वीपी सिंह की गवर्नमेंट जो थी वो भी चल नहीं पाई। और गवर्नमेंट जब, क्योंकि इन्होंने वापस सपोर्ट ले लिया था, ये जो नेशनल फ्रंट के जो थे ना पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्होंने वीपी सिंह से अपना सपोर्ट ले लिया कि वीपी सिंह अच्छा गवर्नमेंट बना ली, मतलब हम में दम है, अब हम में दम है तो क्या करें, हटाओ वीपी सिंह को, ठीक है, और वीपी सिंह को हटाओ और हम खुद चुनाव लड़ेंगे। और तब तक ऐसा भी इनका कुछ वीपी सिंह के अगेंस्ट भी फिर कॉन्स्पिरेसी इनकी स्टार्ट हो गई थी। और मीनवाइल गवर्नमेंट का जो टेन्योर था वो भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि इलेक्शन कब हुए थे? 1985 में। न्यू इलेक्शन कब होने हैं? 1990 to 91 में, 1990 to 91 में इलेक्शन होने वाले थे। 5 साल का टेन्योर रहता है ना। तो ये वाली जो गवर्नमेंट थी स्टूडेंट्स, ये वाली गवर्नमेंट विदाउट इलेक्शन ही आई थी। ऐसा नहीं है कि चुनाव हुआ था और चुनाव के बाद जो है गवर्नमेंट बनी हो, इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी है, वो कभी और समझेंगे, बस आप टेन्योर ध्यान रखिएगा। तो 1985 to 1991 में इलेक्शन होने वाले थे, ठीक है। तो मीनवाइल एक बहुत बड़ा इंसिडेंट और हुआ। क्या इंसिडेंट हुआ था? दैट वाज कि राजीव गांधी कैंपेनिंग कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर तो बनना है ना उनको, तो राजीव गांधी कर रहे थे कैंपेनिंग। वो तमिलनाडु गए कैंपेनिंग करने। तमिलनाडु जब राजीव गांधी कैंपेनिंग करने गए, दैट टाइम लिट्टे, जब हम लोगों ने श्रीलंका की इंटरनल पॉलिटिक्स, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, साउथ एशिया पढ़ा था ना हम लोगों ने चैप्टर, दैट टाइम मैंने एक्सप्लेन आपको किया था कि कैसे हमारी पीस कीपिंग फोर्सेस जो थी वो श्रीलंका गई थी। हमारी पीस कीपिंग फोर्सेस श्रीलंका गई थी, भेजने वाले दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम। तो श्रीलंका में लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के जो रेबेलियंस थे उनके अगेंस्ट राजीव गांधी ने अपनी एक फोर्स भेजी। तो श्रीलंका के जो वो रेबेलियंस थे ऑफ लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, वो राजीव गांधी से नाराज थे। एंड सिंस दे वर टेररिस्ट, सो दे यूज्ड वायलेंट मीन्स टू टेक रिवेंज फ्रॉम राजीव गांधी। और इसके पीछे सिर्फ रिवेंज नहीं, इसके पीछे बहुत और भी रीजंस हैं जो अभी ज़रूरी नहीं है हमारे लिए पढ़ने के लिए। बस इतनी सी बात आप याद रखें कि राजीव गांधी तमिलनाडु गए थे फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग इन मई 1991। और जैसे राजीव गांधी वहाँ पे गए थे तो एक जनरल असेंबली नहीं होती है, भाषण होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीचेस होती हैं, और अपने जो भी आपका मैनिफेस्टो है लीडर्स सामने रखते ही हैं, आपको मालूम ही होगा। तो राजीव गांधी एक असेंबली को एड्रेस कर रहे थे, और दैट टाइम वन लेडी, उनकी डॉटर और एक दो और भी लिट्टे के जो कुछ एक रेबेलियंस थे वो आए। उन्होंने राजीव गांधी को एक गार्लैंड, आपको मालूम है हम लोग सर्व करते ही हैं वैसे भी, अगर कोई लीडर आते हैं या फिर कोई बड़ी पर्सनालिटी आते हैं, पब्लिक पर्सनालिटी आती हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, गार्लैंड सर्व करते हैं। तो वो लेडी ने भी राजीव गांधी को गार्लैंड सर्व किया, और गार्लैंड के जो फ्लावर्स थे वो बहुत बड़े रहा करते थे दैट टाइम, कि जितनी ज़्यादा गार्लैंड होगी आपकी और उतना ज़्यादा वो डिपिक्ट करेगा कि आपकी चलती है, आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं। तो राजीव गांधी को गार्लैंड पहनाया, और लेटर और उस गार्लैंड में था बम फिक्स था, वो गार्लैंड उन्होंने पहनाया, और थोड़ी ही देर के बाद हुआ ब्लास्ट, और ब्लास्ट के साथ राजीव गांधी की हो गई डेथ। अब इस डेथ के बाद कांग्रेस में क्राइसिस आ गया कि क्या किया जाए, हु विल बी द नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द साइड ऑफ कांग्रेस। एक बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि कैंडिडेट तो बहुत थे स्टूडेंट, ऐसा नहीं कैंडिडेट नहीं थे। प्रणब मुखर्जी वॉज मेन कैंडिडेट। प्रणब मुखर्जी तो सोच के बैठे थे चलो राजीव गांधी गए, अब मेरा नंबर आएगा, अपना टाइम आएगा।
लेकिन प्रणब मुखर्जी का दैट टाइम आया नहीं। प्रणब मुखर्जी थोड़ा नाराज़ भी हुए थे दैट टाइम। पावर स्ट्रगल तो चलती ही है कि इंटरनल पार्टी में भी, ठीक है। तो बाद में सोचा गया कि किसी ऐसे इंसान को बिठाया जाता है जिसकी अच्छी थोड़ी सी हम कह सकें कि पॉलिटिक्स जो है उससे थोड़ा उठ के बात करें, नेशनल इंटरेस्ट में थोड़ी बात कर सके और सबको जोड़ सके। दैट वी हैव नॉट एनी कैंडिडेट हु कैन यूनाइट कांग्रेस। तो दैट टाइम दूसरे लोगों ने, नरसिम्हा राव ने इनिशिएट नहीं किया था। नरसिम्हा राव को कुछ इंटरेस्ट नहीं था इन दैट प्राइम मिनिस्टरशिप, लेकिन हाँ कांग्रेस से बहुत ज़्यादा उनको भी प्रेशराइज किया गया कि नरसिम्हा राव में बी अ गुड कैंडिडेट और द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द कंट्री एंड फॉर द यूनिटी ऑफ कांग्रेस। तो नरसिम्हा राव फिर बने आपके ये नरसिम्हा राव बने यहाँ पे आपके प्राइम मिनिस्टर। अब आपको लग रहा होगा कि चंद्रशेखर बीच में कैसे आ गए। तो स्टूडेंट्स, चंद्रशेखर की भी अपनी एक कहानी है। मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि बीजेपी और लेफ्ट ने थोड़े टाइम के बाद उनसे अपना सपोर्ट वापस ले लिया था कि नहीं, हमको इनको वीपी सिंह को कंटिन्यू नहीं करना है। तो वीपी सिंह तो गए काम से। अब वीपी सिंह जब काम से गए तो कांग्रेस फिर रोल में आ गई। वीपी सिंह से लेफ्ट और बीजेपी ने अपना सपोर्ट ले लिया। अब पावर वैक्यूम, नाउ हु विल बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। बीजेपी में इतनी पावर नहीं थी कि वो खुद अपने दम पे कोई पार्टी, अपने दम पे कोई गवर्नमेंट बना पाए, इतनी पावर बीजेपी में नहीं थी। तब क्या हुआ कि तब कांग्रेस ने जनता पार्टी के सपोर्ट के साथ चंद्रशेखर को फॉर अ टाइम बीइंग प्राइम मिनिस्टर बनाया था। लेकिन चंद्रशेखर ज़्यादा नहीं चल पाए। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो स्टूडेंट्स, 91, ये अराउंड 8 और 9 मंथ्स ही चंद्रशेखर रूल कर पाए और उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप रही। जो अपना जो टाइम पीरियड पूरा 5 इयर्स कंप्लीट किया, ही वॉज नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को जैसा इंदिरा गांधी की डेथ के बाद जितना सपोर्ट मिला था उतना सपोर्ट मिला, ऐसा नहीं था। कांग्रेस अपने बेस पर, राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद भी अपने बेस पर कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकती थी। इसलिए साउथ इंडिया से जो उन्होंने कैंडिडेट लिए थे नरसिम्हा राव को सपोर्ट फिर प्रोवाइड किया था AIDMK ने। अब AIDMK क्या है? ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम, ठीक है, ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम। तो हम लोग इस पे आ रहे हैं। कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। इन्होंने 5 इयर्स का अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किया। लेटर ऑन मई 96 टू जून 96 वापस इलेक्शन हुए 96 में, ठीक है। दैट टाइम बीजेपी जो थी वो सबसे बड़ी पार्टी बनी। क्लियर मेजॉरिटी किसी के पास नहीं है। क्लियर मेजॉरिटी कितनी होती है स्टूडेंट्स? क्लियर मेजॉरिटी का जो नंबर है दैट इज 272। दैट इज नोन एज मैजिकल नंबर। 272 इज मैजिकल नंबर, कि जिसके पास है मैजिकल नंबर आ जाएगा वो अपने बेस पे गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगा। लेकिन इस इलेक्शन में भी किसी के पास क्लियर मेजॉरिटी और ये मैजिकल नंबर नहीं था। फिर हुआ ये कि अटल बिहारी वाजपेयी ने थोड़ा टाइम मांगा कि ठीक है, आई एम द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मीन्स बीजेपी वॉज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 डेज की डिमांड की थी कि मुझे 13 डेज चाहिए, इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा और विद इन 13 डेज आई विल गेन दैट मैजिकल नंबर। उन्होंने प्रॉमिस किया था हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि विद इन 13 डेज आई विल प्रूव माई कॉन्फिडेंस और आई विल गेट दैट नंबर। बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने दैट टाइम कि कैसे भी करके हमको मिल जाए। अटल बिहारी वाजपेयी को दैट टाइम कितने वोट्स मिल गए थे? उनको मिल गए थे अराउंड 271 वोट्स। 271 वोट्स भी उनको मिल गए थे। लेकिन हुआ ये कि 272 चाहिए और 272 उनको नहीं मिल पाए, और क्योंकि उनको 272 वोट्स नहीं मिल पाए तो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट गई। वो जीत वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। इस वजह से आप यहाँ देखेंगे मई टू जून
13 डेज का डिफरेंस इसमें रहा था, डेट इसमें मेंशन नहीं की गई है। लेटर ऑन यूनाइटेड फ्रंट, वापस कांग्रेस आती है रोल में, वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट, हम सरकार बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो उन्होंने छोटी छोटी जो दूसरी पार्टीज थी उनका एक कॉइलिशन बनाया, छोटी छोटी पार्टीज का कांग्रेस ने अपना एक कॉइलिशन बनाया, एक अलायंस बनाया, एंड नेम ऑफ दैट अलायंस वाज यूनाइटेड फ्रंट। कौन इसको लीड कर रहा था? कांग्रेस वाज लीडिंग दिस यूनाइटेड फ्रंट, और कांग्रेस ने फॉर अ टाइम बीइंग, फॉर अ ईयर, जून 96 टू अप्रैल 97, कांग्रेस ने एच.डी. देवेगौड़ा, जो अगेन कर्नाटका से बिलोंग करते थे, इन एच.डी. देवेगौड़ा को कांग्रेस के सपोर्ट के साथ अपना प्राइम मिनिस्टर उन्होंने डिक्लेयर किया। स्टूडेंट्स, इस पूरे सिनारियो में पिक्चर अभी बाकी है, टेबल भी बाकी है, दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स भी हमारे सामने आएंगे, लेकिन हाँ वो सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ यही बताने जा रही हूँ कि इस पूरे टेबल को ऑब्जर्व करने के बाद आपको लगेगा, आप इस चीज़ को नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मैजिकल नंबर नहीं था। दिस मैजिकल नंबर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं था, और जो कोई भी ये प्राइम मिनिस्टर बने ना, फ्रॉम वीपी सिंह टू एच.डी. देवेगौड़ा, ये सब के सब प्राइम मिनिस्टर्स जो थे वो दूसरी पार्टी से अपना सपोर्ट लेकर, छोटी छोटी दूसरी पार्टीज के साथ इन्होंने सपोर्ट लिया और उनके साथ अपना एक अलायंस और कोएलिशन बना के ये प्राइम मिनिस्टर बने। और देखो स्टूडेंट्स, जितने ज़्यादा पार्टीज़ होंगी उतने ज़्यादा डिस्प्यूट होते हैं, और क्योंकि इतने ज़्यादा डिस्प्यूट होते थे इस वजह से देखेंगे कि कितने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बने थे। वीपी सिंह फॉर अ ईयर, बात करेंगे हम लोग चंद्रशेखर की, चंद्रशेखर 7 to 8 months हम लोगों ने बात की। नरसिम्हा राव की तो ये फिर भी 5 year कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि मैंने कहा ना जितनी ज़्यादा पार्टीज़ होंगी उतने ज़्यादा डिस्प्यूट। यहाँ पे 2 पार्टीज थी, कम डिस्प्यूट रहा, और क्योंकि कम डिस्प्यूट था तो इन्होंने अपना 5 year का टर्म कंप्लीट किया। लेटर ऑन वी आर मूविंग ऑन अटल बिहारी वाजपेयी, 13 days की गवर्नमेंट, माइनॉरिटी गवर्नमेंट, बीजेपी अपने बेस पर कुछ काम कर नहीं पाई। लेटर ऑन हम लोग बात करेंगे एच.डी. देवेगौड़ा। एच.डी. देवेगौड़ा जो थे वो फॉर अ ईयर भी मैं नहीं कहूँगी, 10 months तक एच.डी. देवेगौड़ा जो थे वो गवर्नमेंट बना पाए, क्योंकि ये भी यूनाइटेड फ्रंट था, मीन्स ए कोएलिशन गवर्नमेंट थी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग।